देखिए, ये मुद्दे तो सब बहाने थे। उनको सत्ता चाहिए थी, उनको पद चाहिए था। वो सत्ता और पद के बगैर रह नहीं सकते। परंतु उन्होंने जिन मुद्दों का बहाना लिया था उसमें प्रमुख रूप से किसानों की 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी थी, और उस कर्ज माफ़ी के अलावा दूसरा मुद्दा हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित स्थायी करने वाला विषय था। दोनों ही विषय ऐसे थे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाने के बाद आज तक दोनों विषय पे कोई आवाज़ नहीं उठाई, कहीं कोई ऐसा दोबारा बयान नहीं दिया उस विषय में। केवल ये बहाना था, उनको बहाना चाहिए था, वो सत्ता का सुख भोगना चाहते थे, बाकी और कुछ नहीं था। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में प्रदेश भर की सुर्खियों में रहने वाली गुना लोकसभा सीट पर चुनावी घमासान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा उम्मीदवार हैं, तो वहीं इनके मुकाबले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी राव यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारकर चुनावी मुकाबला रोचक बना दिया है। पिछले आम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो वहीं भाजपा ने डॉक्टर केपी यादव को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव ने सिंधिया को 1.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराकर अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया था। इतने भारी अंतर से सिंधिया के चुनाव हारने की खबर ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। गुना लोकसभा से इस बार के कांग्रेस उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह यादव ने रेडियस मीडिया से चर्चा की और तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अशोकनगर से रेडियस मीडिया के लिए शिवम तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेडियस मीडिया पब्लिक मंच पर यादवेंद्र सिंह यादव गुना लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी, युवा किसान नेता, पब्लिक मंच पर इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम जानना चाहेंगे, यह पब्लिक मंच मीडिया का जानना चाहता है कांग्रेस प्रत्याशी से, श्री यादव से, वर्ष 2020 के दरमियान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले आज के आपके निकटतम प्रतिद्वंदी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराकर कांग्रेस से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने फिर केंद्रीय मंत्री का पद भी पाया। इस जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने ये सरकार गिराई थी, कमलनाथ जी की तत्कालीन सरकार गिराई थी और कांग्रेस को बदल के भारतीय जनता पार्टी में जाने की उनकी जो भी मजबूरियां रही हों, जो मुद्दे उन्होंने पब्लिक को बताए थे कि इन मुद्दों को लेकर के हम पार्टी बदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, क्या वे मुद्दे अभी यथावत हैं या सॉल्व हो गए? देखिए, ये मुद्दे तो सब बहाने थे। उनको सत्ता चाहिए थी, उनको पद चाहिए था, वो सत्ता और पद के बगैर रह नहीं सकते। परंतु उन्होंने जिन मुद्दों का बहाना लिया था उसमें प्रमुख रूप से किसानों की 2 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी थी, और उस कर्ज माफ़ी के अलावा दूसरा मुद्दा हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित स्थायी करने वाला विषय था। दोनों ही विषय ऐसे थे कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाने के बाद आज तक दोनों विषय पे कोई आवाज़ नहीं उठाई, कहीं कोई ऐसा दोबारा बयान नहीं दिया उस विषय में। केवल ये बहाना था, उनको बहाना चाहिए था, वो सत्ता का सुख भोगना चाहते थे, बाकी और कुछ नहीं था। यानी कि ये पब्लिक के लिए उनकी पार्टी बदलने से कोई राहत नहीं मिली? बिल्कुल। यदि भाई आप गए थे, आप किसान हितैषी थे, किसानों के 2 लाख रुपए माफ़ करवाना चाह रहे थे, आप अतिथि शिक्षकों के हितैषी थे, उनको आप नियमित और स्थायी करवाना चाह रहे थे, इतने हितैषी थे तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको आवाज़ उठाना चाहिए था, और आपको इन लोगों के साथ जो आपने वादा किया था, अब जिस कारण से गए थे वो करना था। किसानों को 2 लाख तक के शेष किसानों के कर्जे माफ़ करवाने थे, आपको अतिथि शिक्षकों को स्थायी करवाना था, क्यों नहीं करवाया? उनका मानना है कि कांग्रेस ने इस चुनाव मैदान में कमजोर प्रत्याशी उतारा है। बिल्कुल, हाँ, पैसे के मामले में कमज़ोर मैं हो सकता हूँ उनके आगे, क्योंकि वो महाराज हैं, बड़े व्यक्ति हैं। परंतु आजकल लोकतंत्र में कमज़ोर व्यक्ति तो वो होता है जो जनता के बीच में नहीं रहता। कमज़ोर नेता वो होता है जो जनता के सुख दुख में काम नहीं आता। कमज़ोर नेता जो वो होता है जो कभी कभार जनता के बीच में आता है। कमज़ोर नेता वो होता है जिसको जनता नकार देती है, और आपको पता है कि 2019 के चुनाव में जनता ने किसको नकारा था?
तो ये कमज़ोर कहने वाले, इसका जवाब तो जनता 7 मई को देगी और सबको पता 4 जून को चली जाएगा। गुना लोकसभा में खास फैक्टर क्या क्या है? गुना लोकसभा में तो अगर हम देखें, अगर स्थिति आज़ादी के बाद 1-2 उदाहरण अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा एक ही परिवार के व्यक्ति लगातार यहाँ से सांसद और केंद्र में मंत्री बनते चले आए। हमारे जो सामने वाले प्रत्याशी हैं, लगभग 20 साल से वो भी हमारे क्षेत्र के सांसद रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और आज भी राज्यसभा में सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। भले वो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, परंतु इस क्षेत्र में एक कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ का सरबती गेहूँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसके बावजूद इन यहाँ किसानों के लिए कोई ऐसी सुविधाएं, सिंचाई की सुविधाएं नहीं करा पाए, कोई बड़े बड़े तालाब नहीं करा पाए, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करा पाए जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सके। दूसरा, हमारे क्षेत्र के युवा और बेरोजगार दूसरे क्षेत्रों में काम के लिए जाने के लिए मजबूर हैं, पलायन करना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर पाए जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को, बेरोजगारों को लाभ मिल सके। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें कोई अच्छे शिक्षण संस्थान की, हमारे क्षेत्र में वो भी ऐसे स्थापित नहीं हो पाए जिससे हमारे भाई बहनों को लाभ मिल सके, वो पढ़ सकें। ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं, चाहे हम अब पेयजल की बात कर लें, चाहे हम बिजली की बात कर लें। ये तो खैर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, ये भी नहीं है मौके पर, और जो बड़े काम होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। गुना लोकसभा का रेडियस मीडिया पब्लिक मंच आपसे जानना चाहता है, गुना लोकसभा क्षेत्र से यदि आपको पब्लिक का आशीर्वाद मिलता है, मतदाताओं का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलता है और आप चुनाव में विजयश्री प्राप्त करते हैं, तो आप क्या क्या अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे? देखिए, मंच पे गिनाएं। मैं एक इस क्षेत्र का स्थानीय निवासी, किसान का बेटा होने के नाते मैं किसान के दर्द को समझता हूँ, युवाओं के दर्द को समझता हूँ, छात्रों के दर्द को समझता हूँ, बेरोजगारों के दर्द को समझता हूँ। तो सबसे पहले हम किसानों के लिए, जिनकी ज़मीनें असिंचित हैं या ऐसी पर्याप्त व्यवस्था सिंचाई की नहीं है, सबसे पहले हम उनकी सिंचाई की व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में बड़े तालाब बन सकें, इस क्षेत्र में नहरें बन सकें, इस क्षेत्र में उद्योग धंधे स्थापित हो सकें, इस क्षेत्र में अच्छे शिक्षण संस्थान स्थापित हो सकें। इसके साथ साथ जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं वो पूरी हो सकें, महंगाई पर विराम लगा सकें, भ्रष्टाचार पर विराम लगा सकें। ये सारी हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। शहर मंच आपसे जानना चाहता है कि अशोकनगर जिले के प्रशासन की व्यवस्थाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, प्रशासन की व्यवस्था केवल अशोकनगर ही नहीं, आपका अशोकनगर हो, गुना हो, शिवपुरी हो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सरकारी ऑफिसों में। आप किसी भी विभाग में जाएं, आप तहसील चले जाएं, आप थाने में चले जाएं, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाएं, आप शिक्षा विभाग में चले जाएं, आप जो विभाग हैं जितने सरकारी, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें बगैर घूस के किसी का काम हो जाता हो। और घूस भी इतनी कि अति से ज़्यादा, घूस की भी कोई लिमिट नहीं है, अनाप शनाप घूस ली जा रही है और बगैर घूस और बगैर पैसे के किसी के काम नहीं हो रहे हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि कुछ अभी भूमाफियाओं का प्रसंग बीच में आया था 2 दिन पहले, शहर के नए बाईपास पे एक संभ्रांत नागरिक अमरजीत सिंह छाबड़ा के ऊपर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। तो उसमें जिन लोगों ने ये हमला किया है, क्या उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? देखिए, निश्चित रूप से कोई ऐसा हमलावर जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, नगर के एक अच्छे व्यक्ति को शाम के 7 बजे जानलेवा हमला करता है, जान से मारने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों को संरक्षण तो प्राप्त है। और इन व्यक्तियों की पहले भी शिकायत कई लोगों के द्वारा की जा चुकी है। इनके द्वारा शहर के सैकड़ों हजारों नागरिकों के ज़मीनों पे कब्जे किए गए, ज़मीनें हथियाई गई, और ये पूरे सबको पता है किन राजनीतिक व्यक्ति के लोग हैं, और वो राजनीतिक व्यक्ति जो इनको संरक्षण दे रहा है वो किसका आदमी है, इस पूरे शहर को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक के लिए आप, गुना लोकसभा की जनता के लिए आप हमारे रेडियस मीडिया पब्लिक मंच पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से
यही संदेश देना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाला जो चुनाव है हमारा, उसमें बड़ा सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि मतदान करने से पहले एक बार आप भ्रष्टाचार की ओर सोचें, मतदान करने से पहले आप महंगाई की ओर सोचें, मतदान करने से पहले आप विकास की ओर देखें, मतदान करने से पहले आप स्थानीय स्तर के विषय सोचें। इन सभी मुद्दों को सोचकर जाएं और मुझे आप अपना मत दें।